गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी नाभिकीय बल की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाभिकीय अभिक्रिया एवं नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिए ये क्या होती है कि जब किसी तत्व के परमाणु के नाभिक पर एकल कणों का प्रहार किया जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो यही कि एकल कण क्या होते हैं। तो एकल कण का मतलब है जैसे प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो या क्या हो, न्यूट्रॉन हो। अगर ये सिंगल है तो इनको बोला जाता है एकल कण। तो एकल कण में कोई भी हो सकता है, जैसे प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है या कौन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। तो प्रहार किया जाता है तो नए नाभिकों का निर्माण होता है। यानी जब आप किसी तत्व के परमाणु के नाभिक पर एकल कणों का प्रहार करोगे तो क्या होगा कि नए नाभिकों का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। एवं इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की कमी होती है। यह मैं आपको द्रव्यमान क्षति वाले टॉपिक में समझा चुका हूं कि द्रव्यमान की कमी किस प्रकार होती है, और इस द्रव्यमान की कमी के कारण जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और क्यों होती है इसकी कमी के कारण? तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है, E बराबर mc²। तो अगर मास में चेंज होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। और अगर एनर्जी में चेंज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मास में चेंज हो जाएगा। तो यह है नाभिकीय ऊर्जा। अब देखो हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाभिकीय विखंडन। तो देखो विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो जब भारी नाभिक पर एकल कणों का प्रहार किया जाता है तो वह लगभग समान द्रव्यमान वाले दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है एवं इसके साथ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि नाभिक का विखंडन क्यों होता है। तो याद करो, आपको मैंने पढ़ाया था प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो वहां पे मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, और ग्राफ में मैंने कहा था कि जो 50 से लेकर 100 तक जिनकी द्रव्यमान संख्या है वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। और जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 से कम है और 100 से ज़्यादा है वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जिनकी द्रव्यमान संख्या 100 से ज़्यादा होती है वो तो क्या करते हैं? वो तो छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित होते रहते हैं, यानी टूटते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को तो हम बोलते हैं विखंडन। और जो 50 से कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक है वो क्या करते हैं? आपस में जुड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? संलयन। तो संलयन का मतलब तो होता है छोटे छोटे नाभिकों का जुड़ना, और विखंडन का क्या मतलब होता है कि एक बड़े नाभिक का छोटे छोटे नाभिकों में टूटना। और ये क्यों होता है ये मैं बता चुका हूं कि ये होता है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। जिनकी द्रव्यमान संख्या 100 से ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। और जिनकी 50 से कम होती है वो भी क्या होते हैं? अस्थायी। तो जब भारी नाभिक पर एकल कणों का प्रहार किया जाता है तो वह लगभग समान द्रव्यमान वाले दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है एवं इसके साथ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को बोला जाता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन की खोज सर्वप्रथम स्ट्रोसमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसने बताया कि 92 यूरेनियम पर एकल कण न्यूट्रॉन की बौछार की। अब नेक्स्ट सवाल कि सर न्यूट्रॉन की बौछार क्यों की? हम प्रोटॉन की भी तो बौछार कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रॉन की भी बौछार कर सकते हैं। तो देखो मैं पहली वजह बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन की बौछार क्यों नहीं की। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही हल्का पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम होता है। तो ये क्या करता है, ये जो यूरेनियम पार्टिकल है उसको ब्रेक नहीं कर पाता। तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेने के पीछे तो ये वजह है कि इलेक्ट्रॉन काफ़ी हल्का कण है, वो यूरेनियम को ब्रेक नहीं कर पाएगा। अब दूसरी चीज़ कि सर प्रोटॉन क्यों नहीं लिया। तो प्रोटॉन अगर लेते तो जब आपको पता है नाभिक पे कैसा चार्ज होता है, नाभिक किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो नाभिक पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो जब प्रोटॉन पे आप प्रोटॉन की बौछार करोगे तो आपको प्लस प्लस चार्ज मिलेंगे। प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस प्रतिकर्षण को ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए आपने प्रोटॉन का यूज नहीं किया। तो इलेक्ट्रॉन का यूज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफ़ी हल्का पार्टिकल होता है, वो यूरेनियम को ब्रेक नहीं कर पाता। और प्रोटॉन का यूज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और नाभिक पे भी कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इन दोनों पार्टिकल का यूज नहीं किया। इसलिए हमने किसका यूज किया? न्यूट्रॉन का। तो स्ट्रोसमैन ने क्या बताया कि यूरेनियम पर जब एकल कण न्यूट्रॉन, अब देखो ये 0N1 का मतलब यहाँ पे जो 0 है वो तो है चार्ज। आपको पता है न्यूट्रॉन का कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्जलेस होता है। और जो 1 है वो है मास, और ये किस में है? AMU में। तो जो न्यूट्रॉन का मास AMU में होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो जब 92 यूरेनियम पर एकल कण न्यूट्रॉन की बौछार की तो देखा गया कि यह लगभग समान द्रव्यमान वाले
बेरियम और क्रिप्टोन में टूट जाता है एवं इसके साथ कितने न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, 3 न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं। वह द्रव्यमान क्षति के कारण ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। तो देखिए यह है नाभिकीय विखंडन की का एग्जाम्पल कि 92 यूरेनियम 238 पे जब आपने एक न्यूट्रॉन की बौछार करवाई तो देखा गया कि 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टोन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है वो होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप सोचो केवल एक यूरेनियम का एक छोटा सा पार्टिकल आपको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहा है। तो अगर बहुत सारे पार्टिकल हो तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो नाभिकीय विखंडन को अगर सरल शब्दों में समझाया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि नाभिकीय विखंडन का मतलब है कि एक बड़े नाभिक का दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटना क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो देखिए ये नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है कि किसी एक पदार्थ के विघटन के कारण प्राप्त एकल कणों से अन्य परमाणु का विघटन होता है। तो मैं आपको ये लाइन समझाता हूँ कि क्या कहा गया कि सपोज दैट ये आपके पास कोई यूरेनियम की रोड है। तो अब आपको पता है यूरेनियम की रोड में आपको इनफाइनाइट यूरेनियम पार्टिकल मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, इनफाइनाइट, अनंत यूरेनियम के पार्टिकल है। अब मुझे बताऊं मैं एक यूरेनियम के पार्टिकल पर क्या करता हूं, एक न्यूट्रॉन की बौछार करता हूं। तो जब आपने एक यूरेनियम के पार्टिकल पर एक न्यूट्रॉन की बौछार की तो यहाँ पे आपको क्या मिले, 2 तो न्यूक्लियस मिल गए और इसके साथ यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन फ्री हो गए, 3 न्यूट्रॉन फ्री हो गए। कितने न्यूट्रॉन मिल गए आपको, 3 न्यूट्रॉन। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, अब ये 3 न्यूट्रॉन जो अन्य आपको ये जो पार्टिकल दिख रहे हैं यूरेनियम के जो न्यूक्लियस दिख रहे हैं उन पे अटैक करेंगे। जैसे एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँ कि जब आपने यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन की बौछार करवाई तो आपको एक तो मिल गया बेरियम, एक मिल गया क्रिप्टोन। इसके साथ कितने न्यूट्रॉन फ्री हो गए, 3 न्यूट्रॉन। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, और यूरेनियम को ढूंढेंगे और उस पर अटैक करेंगे। जैसे इस न्यूट्रॉन ने इस पे अटैक कर दिया, इसने भी यूरेनियम पे अटैक कर दिया, इसने भी इस पे यूरेनियम पे अटैक कर दिया। तो यहाँ पे फिर वही कहानी कि 2 तो आपको एक तो बेरियम मिल जाएगा, एक क्रिप्टोन मिल जाएगा। इसके साथ कितने न्यूट्रॉन फ्री हो गए, 3। इसी प्रकार यहाँ पे भी बेरियम और क्रिप्टोन साथ में 3 न्यूट्रॉन, और यहाँ पे भी बेरियम और क्रिप्टोन और साथ में कितने न्यूट्रॉन आ गए, 3 न्यूट्रॉन आ गए। तो सोचो जब आपने 92 यूरेनियम 238 पे एक न्यूट्रॉन की बौछार करवाई तो आपको कितने न्यूट्रॉन मिले, 3 न्यूट्रॉन। अब इन 3 न्यूट्रॉन की आपने 3 और यूरेनियम परमाणु पर बौछार करवाई तो देखो आपको 3 3 3 तो कितने न्यूट्रॉन मिल गए, 9 न्यूट्रॉन मिल गए। अब मुझे बताओ जब ये 9 न्यूट्रॉन और यूरेनियम परमाणु पे अटैक करेंगे तो अब आपको कितने न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, 27 न्यूट्रॉन। तो बताओ स्टार्टिंग में आपके पास कितना न्यूट्रॉन था, 1 न्यूट्रॉन। फिर कितने बने, 3 बने। फिर कितने बने, 9 बने। फिर कितने बने, 27। फिर कितने बनेंगे, 81। तो देखो ये एक सीरीज नहीं बन गई कि आप 1 से 3 में चले गए, 3 से 9 में, 9 से 27 और 27 से 81। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है कि अगर आप कोई भी यूरेनियम का पार्टिकल लोगे तो उसमें एक ही तो यूरेनियम होगा नहीं, उसमें इनफाइनाइट यूरेनियम होगा। तो ये तो एक यूरेनियम पे 3 न्यूट्रॉन फ्री हो रहे हैं, तो फिर ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम के साथ रिएक्शन करके 9 न्यूट्रॉन फ्री करेंगे। 9 न्यूट्रॉन और 9 यूरेनियम के साथ रिएक्शन करके कितने न्यूट्रॉन बनाएंगे, 27। तो ये प्रोसीजर आगे बढ़ता जाता है। तो ये कहलाता है नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कि किसी एक पदार्थ के विघटन के कारण प्राप्त एकल कणों से अन्य परमाणु का विघटन होता है और यह अभिक्रिया एक श्रृंखला के रूप में चलती रहती है। देखो श्रृंखला ही बन रही है, 1 से आप 3 पे पहुंच गए, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है और यह तीव्र गति से चलती है। अर्थात एक न्यूट्रॉन ने पहले 3 न्यूट्रॉन बनाए, 3 ने 9 न्यूट्रॉन बनाए, 9 ने 27 न्यूट्रॉन बनाए। तो अब ये देखो 2 प्रकार की होती है ये जो चेन रिएक्शन होती है। एक तो होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और जो दूसरी होती है वो होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो अब देखो आप नियंत्रित और अनियंत्रित नाम से ही समझ गए होंगे। नियंत्रित का मतलब देखो 1 से 3 बन गए, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81। तो अब और आगे चलती जाएगी ये प्रोसीजर। तो अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया और इसको इसी वे में बढ़ने दिया जाए तो वो तो क्या कहलाएगी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है एटम बम। जो परमाणु बम होता है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब यह है कि देखो यहाँ जब एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन मिले तो इनमें से अगर आप कैसे भी करके 2 न्यूट्रॉन को रोक ले और केवल एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने दे, फिर यहाँ पे फिर 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, उनमें से अगर आप 2 न्यूट्रॉन रोक लोगे और आगे एक ही न्यूट्रॉन बढ़ने दोगे तो ये जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहे हैं कि सर हम इसको कैसे रोक पाएंगे कि 3 में से 2 को रोक लिया, एक को
भेज दिया, कभी मान लो 2 की जरूरत पड़ी तो 1 को रोक लिया। ये कैसे होगा, ये हम इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। तो ये जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वह 2 प्रकार की होती है, एक होती है नियंत्रित, एक होती है अनियंत्रित। नियंत्रित का एग्जाम्पल है परमाणु भट्टी, और जो अनियंत्रित है उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है परमाणु बम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पुनरुत्पादन गुणांक। देखिए ये क्या होता है कि अभिक्रिया के नियंत्रण व अनियंत्रण के लिए पुनरुत्पादन गुणांक की किसी स्तर में न्यूट्रॉन की संख्या वह उससे एक कम स्तर में न्यूट्रॉन की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, पुनरुत्पादन गुणांक। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेफिनेशन क्या हुई कि किसी स्तर में न्यूट्रॉन की संख्या व उससे एक कम स्तर में न्यूट्रॉन की संख्या का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, पुनरुत्पादन गुणांक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि किसी स्तर में न्यूट्रॉन की संख्या अपोन उससे एक कम स्तर में न्यूट्रॉन की संख्या। आगे देखिए, यदि k ग्रेटर देन 1 हो तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ये क्यों कहलाएगी, क्योंकि देखिए किसी स्तर में न्यूट्रॉनों की संख्या, अगर k ग्रेटर देन 1 होगा इसका मतलब किसी स्तर में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उससे कम स्तर वाले, यानी न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और अगर न्यूट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अनियंत्रित अभिक्रिया। अब दूसरा है, यदि k बराबर 1 हो तो इस स्थिति में, अब k बराबर 1 हो तो किसी स्तर में न्यूट्रॉन की संख्या और उससे एक कम स्तर में न्यूट्रॉन की संख्या, यानी दोनों में समान न्यूट्रॉन चल रहे हैं, इसलिए ये जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, नियंत्रित। और जो थर्ड है वो है कि k लेस देन हो तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है, तथा कुछ निश्चित समय के बाद ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कि परमाणु बम व परमाणु भट्टी में मूल अंतर क्या है, तो परमाणु बम में अभी बता चुका हूं कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, जबकि परमाणु भट्टी क्या है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु भट्टी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परमाणु भट्टी को समझाए, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि ये समान दर से चलती रहे, अर्थात नाभिकीय रिएक्टरों की सहायता से अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। और नाभिकीय यह है जो परमाणु भट्टी का डायग्राम है। अब इससे रिलेटेड टॉपिक, अब देखो परमाणु जो भट्टी होती है उसके मुख्य भाग, पहला भाग होता है ईंधन। तो ईंधन के रूप में आप किसका यूज करोगे, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। तो ईंधन इसका मुख्य भाग होता है। ईंधन के रूप में आप यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग करोगे। यूरेनियम की छड़ को एल्यूमिनियम के पात्र में कुछ दूरी पर रखा जाता है कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गतिशील न्यूट्रॉन आपतित हो सके, जिसके कारण इनका विघटन होता है, अमीय श्रृंखला के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा है मंदक। ये मंदक क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में जो प्राप्त उत्पन्न न्यूट्रॉन है उनका वेग क्या होता है, बहुत ज्यादा। और अगर वेग बहुत ज्यादा हो गया, अब आप कहोगे कि सर वेग बहुत ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है, वेग बहुत ज्यादा होने से यह फर्क पड़ता है कि जैसे मान लो ये यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है, इसके ऊपर आपने एक न्यूट्रॉन की बौछार करवाई, तो यहाँ से कितने न्यूट्रॉन बने, 3 न्यूट्रॉन बने। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, 3 और यूरेनियम के पास जाएंगे, बट अगर इनकी वेलोसिटी ज्यादा हुई, यानी इनका वेग ज्यादा होगा ना, तो ये न्यूक्लियस से सीधे ही निकल जाएंगे। सीधे निकलने का मतलब ये इस यूरेनियम को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, और अगर ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो ना तो नए नाभिक बनेंगे और ना ही यहाँ से नो न्यूट्रॉन प्राप्त हो पाएंगे। तो इनका वेग ज्यादा होने का मतलब है कि ये न्यूक्लियस को पार करते हुए सीधे निकल जाएंगे, अर्थात ये न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल, जिसको D2O बोला जाता है, वह बेरियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में काम में आने वाले पदार्थों के नाम बताइए, तो आप बोल दोगे कि भारी जल व बेरियम ऑक्साइड। अब तीसरा जो टॉपिक है वो है नियंत्रक छड़ें। तो अब मैंने वहां पे आपको बताया था ना कि आप 1 न्यूट्रॉन को रोक लो चाहे 2 न्यूट्रॉन को रोक लो, तो उनका काम कौन करेगा, नियंत्रक छड़ें। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम व बोरोन, किन किन का, कैडमियम व बोरोन की छड़ों का उपयोग किया जाता है। अब सवाल यह आता है कि सर इनका उपयोग करने से होगा क्या, या ये कैडमियम या बोरोन की छड़ें क्या करती है, तो ये न्यूट्रॉनों की अच्छी अवशोषक होती है, अर्थात ये न्यूट्रॉनों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अब देखो यदि अभिक्रिया को बंद करना होता है तो इन छड़ों को पूर्ण रूप से प्रवेश करवा देते हैं। तो अब जब भट्टी में ये पूर्ण रूप से चली जाएगी तो जितने भी न्यूट्रॉन इमिट होंगे वो सभी को क्या कर लेगी, अवशोषित। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। तथा रिएक्शन को नियंत्रित करना है तो छड़ों का आधा भाग अंदर व आधा भाग बाहर रखते हैं। और अगर छड़ों को बिल्कुल बाहर निकाल देंगे तो फिर बताओ एक भी न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए वहां पे जो चेन रिएक्शन बन जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी, वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बन जाएगी। तो यह है नियंत्रक छड़ें। तो नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम और बोरोन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉनों की क्या होती है, अच्छी अवशोषक होती है।
नेक्स्ट शीतलक। तो देखिए नाभिकीय विखंडन के कारण तीव्र ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसके कारण परमाणु भट्टी का ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। कि जो नाभिकीय विखंडन मैंने बताया था, एक यूरेनियम परमाणु टूटता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बनती है। तो आप सोचो अगर इनफाइनाइट यूरेनियम ब्रेक होंगे तो कितनी भयंकर ऊर्जा बनेगी। तो इतनी भयंकर ऊर्जा के कारण क्या होता है कि परमाणु भट्टी का ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसमें ताप को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल या CO2। तो पूछा जा सकता है कि नाभिकीय भट्टी में शीतलक के रूप में किनका उपयोग किया जाता है? तो आप क्या एक आंसर दोगे कि जल या CO2 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि परिरक्षक क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं से हानिकारक किरणें उत्पन्न होती है, इससे अल्फा बीटा गामा निकलते हैं। और आपको पता है जो गामा होती है वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं से हानिकारक किरणें उत्पन्न होती है जो मानव शरीर के लिए हानिकारक होती है। इससे बचने के लिए इसके चारों ओर 6 से 10 फीट मोटी सीमेंट व कंकड़ ईंट से निर्मित दीवार बना दी जाती है, जो किसका कार्य करती है? परिरक्षक का। तो परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है कि 6 से 10 फीट मोटी सीमेंट व कंकड़ ईंट से निर्मित दीवार बना दी जाती है, जो किसका काम करेगी? परिरक्षक का। यह अल्फा बीटा गामा को बाहर नहीं निकलने देती। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो मैंने विखंडन में क्या बताया था कि एक भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है। तो अब संलयन क्या हो जाएगा? संलयन इसका उल्टा प्रोसीजन हो जाएगा कि जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह क्या कहलाता है? संलयन। तो विखंडन का मतलब होता है एक बड़े नाभिक का दो छोटे नाभिकों में टूटना, और संलयन होता है दो छोटे नाभिकों का एक बड़े नाभिक में परिवर्तित होना। क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए उच्च ताप 10 की पावर 8 केल्विन की आवश्यकता होती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो 10 की पावर 8 केल्विन तापमान है वो आपको कब मिलता है? जब आप पृथ्वी पे एटम बम छोड़ते हो, यानी जब एटम बम से आप ब्लास्ट करोगे ना तो जो टेम्परेचर मिलेगा वो कितना होगा? 10 की पावर 8 केल्विन होगा। तो क्योंकि संलयन अभिक्रिया में दो नाभिक पास पास लाने के कारण कूलाम का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। मैं आपको न्यूक्लियर फोर्स में समझा चुका हूं कि जब दो नाभिक पास पास आएंगे तो दोनों पे कैसा चार्ज होगा? प्लस 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 प्लस, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो इस प्रतिकर्षण बल को तोड़ने के लिए आपको इतने उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए इन नाभिकों को इतना वेग प्रदान किया जाता है कि ये कूलाम के प्रतिकर्षण बल को पार कर सके तो और नाभिकीय बल की प्रास में आ जाए। इसका एग्जाम्पल 1H1 + 1H1 इज इक्वल टू 1H2 + बीटा प्लस न्यूट्रिनो प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ क्या अर्थ पे आपको 10 की पावर 8 केल्विन टेम्परेचर मिलना पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इतना टेम्परेचर लाने के लिए आपको पहले एटम बम का ब्लास्ट करना पड़ेगा। तो बताओ क्या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पृथ्वी पर संभव है? नहीं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को प्रयोगशाला में किया जा सकता है? तो आप कहोगे नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसके लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, और इतना उच्च ताप या तो आपको मिलेगा एटम बम से या आपको मिलेगा सूर्य के पास से। तो दोनों ही प्रोसीजर संभव नहीं है, इसलिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का अभी तक हम कोई उपयोग नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों के लिए आपको या तो एटम बम से ब्लास्ट करना पड़ेगा या कहाँ जाना पड़ेगा? सूर्य पे, जो दोनों ही पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। अब एक छोटा सा और टॉपिक है कि सूर्य एवं तारों पर ताप की नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं। सूर्य एवं तारों पर ताप की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य एवं तारों पर हाइड्रोजन व हीलियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनके मध्य होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण उत्सर्जित ऊर्जा के कारण वो कैसे दिखाई देते हैं? चमकीले। ये प्रक्रिया इन पे निरंतर चलती रहती है। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर को समझाइए। तो क्या होता है कि 4 प्रोटॉन मिलकर हीलियम परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं और ये प्रक्रिया एक क्रम में चलती रहती है। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये आपको रिएक्शन से याद करनी होगी कि 1H1 + 1H1 इज इक्वल टू 1H2 + 1H1 इज इक्वल टू 2He3 2He3 + 2He3 इज इक्वल टू 2He4। अब सभी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 4 करोगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? 4 1H1 + 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2He4 + 2E- + 2 न्यूट्रिनो 6 गामा + 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।